मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं और अब तक जो क्लास हम लोगों ने लिया उसमें आधे से ज़्यादा प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास जो हम लोगों की थी उसमें हम लोगों ने मौर्योत्तर काल पढ़ा और इसे समाप्त किया, मौर्योत्तर काल। और ये देखते हैं इन्हीं मौर्योत्तर काल के समय विदेशी शासक भी आते हैं और जब ये विदेशी शासकों के उत्तराधिकारी कमजोर हुए तो इन्हीं शासकों के ध्वंसावशेषों पर ही भारतीय राजवंश स्थापित हुए, जिनमें सबसे प्रमुख था गुप्त वंश। सबसे प्रमुख राजवंश गुप्त स्थापित होता है, जिसके विषय में बड़ी सी बातें की जाती हैं और ये कहा जाता है कि प्रारंभिक गुप्त शासक कौन कौन? श्रीगुप्त और घटोत्कच। घटोत्कच ये दोनों सामान्यतः कुषाणों के सामंत थे, लेकिन बाद में जब कुषाण शासक कमजोर हो गए, काफी कमजोर हुए, तो इन्होंने, भाई ये तो वही सामंत ही रहे, लेकिन घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और काफी नए क्षेत्रों को विजिट भी कर लिया और यहीं से शुरू होता है गुप्त वंश का स्वर्णिम काल। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करते हैं गुप्त वंश के इतिहास पर कि गुप्तों के ही काल को क्यों स्वर्ण काल कहा गया, कौन से इसमें प्रमुख शासक थे, उनकी क्या नीतियां थी और गुप्त वंश की स्थापना में किन किन क्षेत्रों ने योगदान दिया, किन किन चीजों ने योगदान दिया। ठीक है, तो बात हम लोग करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश, ठीक है। अब जब हम संस्थापक की बात करते हैं इसमें, तो वो कहा जाता है कि श्रीगुप्त हैं और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के पिताजी। ठीक है, अब समस्या यह है कि जब इनकी राजधानी हम लोग बात करते हैं, इनकी राजधानी की, तो राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र। मौर्यों के बाद पुनः पाटलिपुत्र उत्कर्ष पर। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दो राजधानी का कॉन्सेप्ट, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी, दो राजधानियां। ठीक है, उज्जैनी में ये कहा जाता है कि उसकी सभा लगती थी जिस पर धार्मिक वाद विवाद होते थे, उसमें नवरत्न की बात आती है, वहीं से नवरत्नों की बात आती है। ठीक है, कहते हैं कला और साहित्य की प्रगति के कारण, कला और साहित्य की प्रगति के कारण, यानी पौठी इनमें अच्छाई हुई, कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग, भारतीय इतिहास का
क्लासिकल युग कहते हैं इनको। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहते हैं। कहते हैं इसी समय में पुराण, महाकाव्य, षड दर्शन, इन सबको अंतिम रूप दिया गया है। इसीलिए के.एम. मुंशी ने बाद में और राष्ट्रवादियों ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। सबसे पहले स्वर्ण युग कहने वाले के.एम. मुंशी थे, बाद में तो बहुतों ने किया, सबसे पहले इन्होंने ही गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें अलग आती हैं। जैसे गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम जो हमें कुछ परिवर्तन हुआ, सोर्स में भी कुछ परिवर्तन हुआ, स्त्रियों की महत्ता बढ़ जाती है। यहां तक कि अभिलेखों में भी और सिक्कों पर भी रानियों का उल्लेख सुल्तान के साथ होने लगा, यानी शासक के साथ रानियों का उल्लेख होने लगा। चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के साथ इनकी पत्नी कुमार देवी का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। कुछ तो ये कहते हैं कि ये काम अपने साथ पत्नी को भी रखने का काम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते नहीं, ये सिक्का जो है ये शायद समुद्रगुप्त का होगा। देवी प्रकार वाले सिक्के शायद समुद्रगुप्त के हों। कारण क्या है? चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार सिक्के, कारण क्या है कि समुद्रगुप्त की ये माता पिता हैं और कुमार देवी जो है लिच्छवगढ़ राज्य की कन्या थी। लिच्छवी गणतंत्र जो था उसकी कन्या थी, इसलिए लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया किसको? समुद्रगुप्त को। इसलिए हो सकता है इन्होंने छपवाया हो, जो भी रहा हो। वैसे ऐसा लग नहीं रहा है, जो लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के ही हैं, शायद वही सही होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, थोड़ी सी बात करते हैं गुप्तों की जातियों पर। कुछ इतिहासकार जैसे आरसी मजूमदार और गौरी शंकर ओझा इन्हें क्षत्रिय कहते हैं, जबकि काशी प्रसाद जायसवाल ने, इनका भी शोध बहुत है गुप्तों पे, उन्होंने इन्हें शूद्र कहा है। जबकि हेमराजचंद्र चौधरी इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। जबकि बाद में आए रोमिला थापर, रामशरण शर्मा इत्यादि, अंतेकर इत्यादि, वो वैश्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि वैश्यों में कई जातियां अपने नाम के पीछे टाइटल के रूप में वैश्य गुप्त का उपयोग करती हैं, वर्तमान में भी करती हैं, और उसी उपयोग के कारण इन्होंने भी गुप्तों को वैश्य ही मान लिया। जो भी सही हो, क्या बात है उसमें पता नहीं, ठीक, लेकिन जो भी होगा होंगे किसी जाति के ही, जाति से विशेष मतलब नहीं है। बस ये भारत के महानतम शासकों में हैं। इस समय भारत में संस्कृति और कला का काफी उन्नयन हुआ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल भारतीय थे और इस समय इनका विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भूमिका, शासकों पर आते हैं। पहला शासक श्रीगुप्त। कहते हैं कि इन्होंने केवल महाराज की उपाधि ली थी, श्रीगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि नहीं ग्रहण की, इसलिए इन्हें हम स्वतंत्र शासक नहीं मानते। और इनको ये कहा जाता है कि ये शायद कुषाणों के सामंत रहे होंगे। ठीक है, गुप्त वंश के जो लेख हैं, गुप्त वंश के लेख, इसमें श्रीगुप्त को पहला संस्थापक माना गया, पहला शासक माना गया, और यहीं से गुप्त वंश की परंपरा प्रारंभ होती है। लेकिन वहीं प्रभावती गुप्ता, वाकाटक प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र
और स्कंदगुप्त का सुपिया लेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र और स्कंदगुप्ता का सुपिया लेख, इन दोनों में प्रथम शासक घटोत्कच घटोत्कच को माना गया। लेकिन अन्य जो भी सोर्स मिलते हैं उन सबके अकॉर्डिंग ये माना जाता है, विष्णु पुराण भी ये कहता है कि प्रारंभिक 3 गुप्त शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम थे। यानी प्रारंभिक शासक यही रहे होंगे। अब इन शासकों के अतिरिक्त कोई भी और आ जाए बीच में, लेकिन 3 हम इन्हीं को मानते हैं। बीच में अपवाद स्वरूप जो भी चीजें हो अलग अलग हो सकती हैं। दूसरी चीजें, श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन दोनों को हम स्वतंत्र शासक नहीं मानते। कहते ये तीनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि इन्होंने केवल महाराज की ही उपाधि धारण की थी। और जब केवल महाराज की उपाधि धारण की थी, और हम उस समय जब परिपाटी देखते हैं तो उस परिपाटी में यह देखते हैं कि महाराज की उपाधि सामंत धारण करते थे। किसी शासक के अधीन जो सामंत हैं वो महाराज की उपाधि धारण करते थे, ना कि कोई स्वतंत्र शासक महाराज की उपाधि धारण करता था। तो जब सामंत महाराज की उपाधि धारण करते हैं तो स्वाभाविक है इन लोगों ने भी महाराज की उपाधि धारण की, यानी ये भी सामंत रहे होंगे, किसी शासन सत्ता के अधीन सामंत। और अगर ये सामंत है तो उसमें शासन सत्ता कौन रही होगी? तो इतिहासकारों ने ये कहा संभवतः ये कुषाणों के सामंत थे। तो अगर ये कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों की शक्ति का धीरे धीरे पतन हो रहा है, तो संभव यही है कि जैसे जैसे कुषाण शक्ति अपनी औन्नति को प्राप्त करेगी, वैसे वैसे गुप्त शासक यदि योग्य हैं तो ये उत्थान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना तो सही है। अब गुप्तों की जब हम श्रृंखला देखते हैं तो इसमें योग्य से योग्यतम शासक एक चरण में आते हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम आए, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। एक सीख आते रहते हैं शुरुआत में। 5-6 शासक तो एक योग्य, जैसे उनमें योग्यता कूट कूट के भरी हो शासन करने की, ऐसे शासक आते हैं। ठीक है, तो जब श्रीगुप्त और घटोत्कच हुए तो इन्होंने केवल महाराजा की उपाधि ली, यानी उस समय तक कुषाण शासक कहीं न कहीं ज्यादा शक्तिशाली रहे होंगे। उनसे स्वतंत्रता इनके लिए घातक हो सकती थी, उनके खिलाफ विद्रोह भी घातक हो सकता था। तो स्वयं को बचाने के लिए जरूरी है अपने पास शक्ति का सृजन किया जाए। और आगे चल करके जब चंद्रगुप्त प्रथम होता है, प्रथम शासक हुए, तो यहीं पर हम लोग ये देखते हैं कि सर्वप्रथम गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। और जब चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करता है तो ये पता चल गया कि गुप्तों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी है और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र घोषित किया। यानी अब पाटलिपुत्र गुप्तों का केंद्र है, गुप्त शासकों का केंद्र है। चंद्रगुप्त प्रथम
ने स्वयं को महाराजाधिराज घोषित कर दिया है, और इसके महाराजाधिराज घोषित करना, फिर गुप्त वंश की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म देना, इन सब कारणों की वजह से ही चंद्रगुप्त प्रथम को हम क्या कहते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे, चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि इसने गुप्तों को सामंत की स्थिति से ऊपर उठाकर शासक की स्थिति में पहुंचाया। ये महाराज ही थे, ये महाराजाधिराज हो गया। अब अगर ये महाराजाधिराज हो गए, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर ली, तो शासक तो हो ही गए। ठीक है। हेमचंद्र राय चौधरी, HC राय चौधरी, HC राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी, चंद्रगुप्त प्रथम को मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, क्योंकि मौर्यों के पतन के पश्चात मगध साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था। और अगर मौर्यों के पतन के पश्चात मगध साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो स्वाभाविक है मगध साम्राज्य के अस्तित्व की पुनः प्राप्ति जो भी शासक करेगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसे द्वितीय संस्थापक कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। मौर्योत्तर काल में हम लोग देख रहे हैं, मगध या पाटलिपुत्र का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई विशेष बात नहीं होती थी। वहां जो भी शासक वर्ग था बहुत कमजोर था। लेकिन जैसे ही गुप्त वंश ने वहां शासन सत्ता स्थापित की, पाटलिपुत्र फिर वैश्विक क्षितिज पर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम से। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही इन्हीं के समय से ही 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया। अब जब गुप्त संवत चल गया, तो इसका प्रयोग भी होना चाहिए। तो इसका प्रयोग जो है, प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त प्रथम के मथुरा लेख, चंद्रगुप्त प्रथम के, सॉरी प्रथम नहीं है, द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में हुआ है। यानी चलाया किसके समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय। जब चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठे, उसी से गुप्त संवत की स्टार्टिंग हो जाती है। और जब चंद्रगुप्त संवत की स्टार्टिंग हो जाती है, तो इसका जो प्रयोग हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में हुआ है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह के भी काफी राजनीतिक हितार्थ थे। विवाह इसलिए किया गया क्योंकि गुप्तों को एक सर्वश्रेष्ठ सेना चाहिए थी विजय के लिए भविष्य में, और जिस क्षेत्र में इन्होंने सत्ता स्थापित की है, वहां पर अगर लड़ाकू जाति देखी जाए तो शायद लिच्छवियों से ज्यादा दुर्धर्ष कोई और नहीं था। लिच्छवी बहुत शक्तिशाली और युद्ध विद्या में पारंगत होते थे, बड़े साहसी होते थे। इसलिए इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है। और इसी विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने सिक्कों पर कुमार देवी का भी चित्रण करवाया, और 2 सिक्के मिलते हैं राज दंपति परिवार प्रकार व चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के। राजा के साथ उसकी दंपत्ति का या
विवाह प्रकार का सिक्का या कुमार देवी और चंद्रगुप्त के फोटो युक्त सिक्के ये इस समय मिलते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सिक्के हैं इसके प्रवर्तक समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, क्योंकि समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। इसलिए एलन महोदय ये कहते हैं कि ये जो राज दंपति प्रकार या विवाह प्रकार या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार विवाह प्रकार के सिक्के हैं, इन्हें कुमार चंद्रगुप्त प्रथम ने न चला करके समुद्रगुप्त ने चलाया था। ठीक है, ये बात वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नए शासक की तरफ। समुद्रगुप्त पराक्रमांक समुद्रगुप्त पराक्रमांक 350 से 375। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का काल 319 से 350 ईस्वी तक था। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त पराक्रमांक की बात जब आती है तो कहते हैं समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था। राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और उत्तराधिकारी घोषित करने के पश्चात इसने संन्यास ले लिया। यानी अपने जीवन काल में ही अपने योग्यतम पुत्र को अपनी सत्ता सौंप करके स्वयं संन्यास ग्रहण कर लेना। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। जिस प्रकार नेपोलियन ने संपूर्ण यूरोप को विजिट कर लिया था, ठीक वैसे ही समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को विजिट कर लिया। ठीक है, अब समस्या यह है कि इनके विषय में, समुद्रगुप्त के विषय में बात प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे। समुद्रगुप्त के शरीर पर 100 घाव थे और लगभग इसने 100 युद्धों का विजेता था। 100 युद्ध जीते थे। 100 घाव और 100 युद्धों का विजेता। इसके विषय में कहा जाता है कि ये कभी पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ। इसका दूसरा जो नाम मिलता है, एक अन्य नाम चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश एक दूसरा नाम भी मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति पर इनके उत्कीर्ण है लेख। प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे धर्म प्राचीर बंधव, धर्म
प्राचीर बंध। पहला धर्म प्राचीर बंध का, धरणी बंध का, धरणी बंध, धर्म प्राचीर बनता, धरणी बंधा, पृथ्वी व्याम प्रतिरथ, अलग अलग कविराज की उपाधि मिलती है। कविराज, वीणा बहुत अच्छा बजाता था ये, ठीक है। लिच्छ विदौहित्र एवं परम भट्टारक, परम भट्टारक, लिच्छ विदौहित्र, इन सब की इनका मिलता है। गुप्त युगीन जो लेख मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त के लिए सर्व राजोच्छेदा, गुप्त युगीन लेखों में इसे सर्व राजोच्छेदा कहा गया है। क्यों नहीं कहा जाता भाई? लगभग सभी राजाओं पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, लगभग चारों तरफ जो भी राजा थे उसमें सभी ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। समुद्रगुप्त भी जब अधीनता स्वीकार करा था तो देखिए इसने नीतियां भी अलग अलग अपनाई। जो केंद्र के नजदीक थे उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया, जो केंद्र से दूरी थे उन पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन शासकों को संधियों के तरह बांध दिया। और जो बहुत दूर थे, बाहर वाले एकदम राज्य, उनसे क्या किया? केवल टैक्स वसूल किया और उनसे कहा तुम अपने हिसाब से मस्त बने रहो, अपना शासन तुम स्वयं चलाते रहो। तो ये एक व्यवस्था इसने स्थापित की। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त की उदारता के कारण सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। समुद्रगुप्त की उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी यानी विद्या और धन का जो विरोध था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अर्थात विद्या और धन दो के दोनों गुप्त साम्राज्य के पास आ गए। है भी ये चीजें, संपत्ति की कमी नहीं थी। बड़ा युद्ध अभियानों में इन्होंने जितना व्यय किया उससे कहीं ज्यादा गुना इन्होंने राजस्व की प्राप्ति की। और जब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को देखते हैं तो उसमें एक से एक विद्वान लोग बैठे मिलते हैं। समुद्रगुप्त के अगर हम लोग अभिलेख की बात करें तो एक अभिलेख मिलता है एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, ठीक है। यह एमपी में है एरण अभिलेख। और इस एरण को समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा जाता था। इस अभिलेख में दत्त देवी जो हैं ये समुद्रगुप्त की पत्नी थी। और दत्त देवी, ये कहा गया कि दत्त देवी रानी हैं और उनके अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। साथ ही साथ इनकी मन स्थिति पर कहा गया है। ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। एरण अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर के समान, यानी सब कुछ दान दे देगा, और नाराज होने पर यमराज के समान है। यानी शासक को खुश करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर ये सोचो कि शासक नाराज रहे और कुछ आप प्राप्त कर लें तो वो असंभव था, क्योंकि जब समुद्रगुप्त नाराज रहता था तो वो यमराज के समान है। अर्थात मृत्युदंड सामान्य सी बात है, मृत्युदंड आपको मिल सकती है। ये चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ठीक है। चलिए बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त के युद्ध अभियानों का वर्णन है। वहीं समुद्रगुप्त के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालने का सबसे ज्यादा उपयोगी सोर्स है क्या? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति
यह कौशाम्बी में था। लेकिन अकबर के समय जब जहांगीर इलाहाबाद और कड़ा का सूबेदार था, उस टाइम पर जहांगीर ने इसे कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया। ठीक है। इस प्रयाग प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं। शैली इसकी चंपू है। शैली चंपू शैली में लिखे गए हैं। चूंकि पत्थर पर लिखे गए हैं, इसलिए जो प्रारंभिक लिपि होती थी उस समय उसी का उपयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। भाषा जो है इसकी वो संस्कृत है। ठीक। इस लेख को लिखने वाले जो विद्वान थे वो थे हरिशेण। और इसी में, इन पंक्तियों में ही समुद्रगुप्त के विजयों का, दूसरी चीजों का उल्लेख किया गया है। यहीं पर उसे धरणी बंध कहा गया है। इसको समुद्रगुप्त को धरणी बंध कहा गया। ठीक है, ये चीजें हैं। और इसमें ये कहा जाता है आर्यावर्त का जब प्रथम युद्ध हुआ तो उसने 19वीं और 20वीं में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम 13वीं और 14वीं आर्यावर्त युद्ध, इसका 13वीं, 14वीं, 19वीं और 20वीं पंक्ति में उल्लेख है। और इसमें यह कहा गया है कि इसमें कुल मिलाकर उसने 12 शासकों को हराया, जिसमें पहला युद्ध जो हुआ 13 और 14 में, इसमें 3 का उल्लेख मिलता है और इसमें 9 का मिलता है। ठीक है। कहते हैं सुदूर दक्षिण, आर्यावर्त में सुदूर दक्षिण का शासक कांची का विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, यह प्रश्न 2016 पीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, विष्णुगुप्त था। दूसरा, वाकाटकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में वाकाटक शासकों का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रयाग प्रशस्ति में भाई अकबर तो था ही, जहां समुद्रगुप्त भी आ गए। अब इसमें जहांगीर और बीरबल, दो लोग, जहांगीर और बीरबल का भी लेख है। ठीक। और इस लेख को फारसी में लिखवाया जहांगीर ने। जो जहांगीर का लेख है वो फारसी में है और उसने अपने लेखक अब्दुल्ला मुश्किन कलाम इनसे लिखवाया था। अब्दुल्ला मुश्किन कलाम से लिखवाया जहांगीर ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने लेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त की नीतियों के विषय में पूछ लिया जाता है, तो हम लोग नीतियों को इनके देखने के बाद, सिक्के से विशेष मतलब है नहीं। ठीक है, देखिए इनकी नीतियां 5 प्रकार की, विजय अभियानों में 5 प्रकार की नीतियों का इन्होंने प्रयोग किया। पहला, आर्यावर्त यानी उत्तर के जो सीमा, वो केंद्र के आसपास के जो हैं वहां प्रसभोद्धरण की नीति। प्रसभोद्धरण की नीति पहला है। प्रसभोद्धरण की नीति अर्थात पूर्णतया उखाड़ फेंकना एवं विलय करना, यानी उन राज्यों पर जो केंद्र के नजदीक थे या उसके आसपास थे, उन पूर्ण राज्यों को पूर्णतः अपने अधीन कर लेना, यानी वहां शासक रहे ही ना,
दूसरा ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, यानी उससे थोड़ी सी दूरी, जैसे ये केंद्र हो गया तो केंद्र के ये है तो इस पे पहली नीति काम करेगी, दूसरा ये है तो इस पे दूसरी नीति काम करेगी, यानी दूरी के अनुसार उन पर नियंत्रण। ग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब इनको विलय न करना, विलय नहीं करना है बल्कि करद राज्य बनाना है। विलय नहीं करना बल्कि अपने अधीन प्रांतीय राज्य बना करके इनको छोड़ देना। इसको धर्म विजय कहा है, किसने? राय चौधरी ने कहा है। ठीक है, देखिए तीसरा, ये आठविक राज्यों के साथ किया था। ये दक्षिणा नीति है, ग्रहण मोक्षानुग्रह, दक्षिण की नीति। आठविक राज्य में परिचारिकीकृत, चारिकीकृत, ये आठविक राज्यों के विषय में है। ठीक है, अर्थात सेवक बना देना, सेवक बना देना, यानी इन आठविक जातियों पर विजय के साथ साथ इन्हें अपने अधीन प्रशासन में ले लेना, अपना सेवक बना लेना। ठीक है, वही अकबर की जो राजपूत नीति थी, ठीक वो यही है। फोर्थ क्या है? सर्व कर दानाज्ञाकरण, सर्व कर दानाज्ञाकरण, सर्व कर दानाज्ञाकरण, प्रणामागमन, प्रणामागमन, सर्व कर दानाज्ञाकरण, प्रणामागमन। ठीक है, अर्थात सभी प्रकार के कर देते थे, आज्ञा का पालन करते थे तथा प्रणाम करने राजधानी आते थे। यानी ये स्वतंत्र शासक हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, टैक्स दे रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता को किसके अधीन मान रहे हैं? समुद्रगुप्त के। स्वतंत्रता को समुद्रगुप्त के अधीन मान रहे हैं। यहां तक कि उन टैक्सों का भुगतान करने ये राजधानी आते हैं, वहां टैक्स चुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, सुल्तान की सेवा में पहुंचते हैं और फिर सुल्तान इनको बकायदा सम्मान सहित वापस कर देता है। पांचवा, विदेशी राज्यों की बात कर रहे हैं। आत्मनिवेदन, कन्यापायन, कन्योपायन, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान गरुड़ मंदक, दान गरुड़ मंदक, दान गरुड़ मंदक, स्विषय भुक्ति शासन, स्विषय भुक्ति शासन, भुक्ति से तात्पर्य प्रांत से था, यानी इन क्षेत्रों को प्रांत मान लिया है। याचना उपाय सेवा, सेवा, ये नीति का उपयोग किया। इसका अर्थात ये था कि आप सम्राट की सेवा में अपनी कन्या के साथ उपस्थित हों, अकेले नहीं उपस्थित होना, कन्या लेके उपस्थित होना है। ठीक है, उपस्थित होकर इससे गरुड़ मुद्रा में अंकित राजाज्ञा हेतु निवेदन करते थे, यानी राजाज्ञा जारी कर दिया जाए मेरे लिए कि मैं आपके अधीन हूं, मेरे साथ एक मित्रवत व्यवहार किया जाएगा। वैवाहिक रिश्ते भी यहां स्वीकार किए जाते थे। ये चीजें, यानी वैवाहिक रिश्तों के माध्यम से सुदूर दूरवर्ती, जिनको विदेशी राज्यों की संज्ञा दी गई, उनको भी अपना मित्र बना लेना, यानी भविष्य में युद्ध की संभावना समाप्ति कर दो एकदम से। जो विद्रोही हो, जिनमें शक्ति हो, जो विरोध कर सकते हो, उनको पहले पीटो पाटो, उनको पीट पाट के सही करो, और जो ज्यादा दूर के हो उनके साथ संधि कर करके
उन्हें समाप्त कर दिया जाए या उनसे युद्ध की संभावना ही समाप्त कर दें। चलिए आगे बढ़े हम लोग। समुद्रगुप्त के कई सिक्के मिलते हैं, कई शक्तियां भी थी इन्होंने जिनको इन्होंने जीता। ठीक, अब समुद्रगुप्त की जब डेथ होती है तो ये कहा जाता है कि उसमें दो चीजें आती हैं इनकी मृत्यु के बाद। पहला तो रामगुप्त, इनका बात आता है, और फिर आते हैं चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। अब समस्या ये है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद तुरंत चंद्रगुप्त आ गए थे। कुछ ये कहते नहीं, रामगुप्त भी थे। अब यहां पर एक कहानी आती है। कहते हैं समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। मृत्यु के पश्चात रामगुप्त शासक बनते हैं क्योंकि ये बड़े थे। रामगुप्त की एक पत्नी थी, नाम था ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। ठीक, और इसी के समय में शकों का आक्रमण हो गया। रामगुप्त जब शासक बने तभी शकों का आक्रमण हो गया, और शक राजा ने रामगुप्त को पराजित करने के बाद इनके सामने एक शर्त रखी कि हम चले जाएंगे, लेकिन ध्रुव देवी को तुम हमको दे दो। और रामगुप्त ने इसे स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, और जब स्वीकार कर लिया तो चंद्रगुप्त को यह बहुत बुरा लगा। गुप्त वंश की स्त्री जो सम्मान होती है उसे इन्होंने दे दिया। उसे बहुत बुरा लगा कि बड़े भैया ने बहुत गलत किया है, भाभी को हम शकों से छुड़ा करके लाएंगे। कहते हैं चंद्रगुप्त ने स्त्रियों का वेश धारण किया, ध्रुव स्वामी ने का वेश धारण किया और शक राजा के खेमे में चला गया, और कहते हैं वहां अचानक हमला करके शक राजा को मार डाला। और जब वहां से लौटा तो उसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। उसने ये कहा कि जो पुरुष अपनी स्त्री को नहीं सुरक्षित रख सकता वो राष्ट्र को सुरक्षित कैसे रखेगा। जब आप अपनी एक स्त्री को सुरक्षित नहीं रह सकते, उसको, वो जो आपके साथ साथ फेरे लेकर के आप उसे नहीं सुरक्षित रख सकते, तो राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो समुद्रगुप्त ने, ध्रुव स्वामी ने, एक नाटक है उसी में इन सबका उल्लेख किया है, देवी चंद्रगुप्तम में। विशाख दत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम है उसी में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, कहते हैं रामगुप्त की ऐतिहासिकता थी, ये कहानी सत्य भी हो सकती है क्योंकि 2-3 और अभिलेख मिलते हैं दुर्जनपुर वाले, तो उसमें भी इसके कुछ सिक्के भी मिले हैं। एरण और भिलसा से सिक्के मिले हैं दुर्जनपुर अभिलेख में, इनका नामकरण भी मिलता है, ये थे। जो भी रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई जरूर रही होगी। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शायद सबसे सशक्त शासक, 375 से 415। कला इत्यादि की दृष्टि से सबसे समृद्ध काल है। ठीक है, उपाधियां, क्योंकि इनकी 1-2 उपाधियां नहीं रही होंगी, बहुत रही होंगी। शहशांक, जब अपनी भोजन से ब्याह किए हैं तो उपाधि तो ज्यादा रहेगी ही। यह शहशांक की उपाधि इन्होंने स्वयं ग्रहण कर ली थी। शकारी, यह उपाधि इन्हें शक शासक को मारने के कारण मिली। ठीक है, देवराज, सांची स्तूप में इसका उल्लेख है। मध्य प्रदेश के विदिशा में है, इसमें इसका उल्लेख किया है। देवगुप्त प्रवर सेन के चमक लेख में इसका उल्लेख किया गया है। प्रवर सेन के चमक लेख में इसका उल्लेख है देवगुप्त का। श्री विक्रम या विक्रमादित्य, श्री विक्रम या
विक्रमादित्य। ठीक है, कहते हैं यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। शक विजय के बाद यह उपाधि धारण करते हैं। परम भागवत, परम भागवत सर्वप्रिय उपाधि थी। परम भागवत चंद्रगुप्त की सर्वप्रिय उपाधि। चंद्रगुप्त की सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत की थी। चंद्र, मेहरौली, दिल्ली में जो स्तंभ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, उस मेहरौली स्तंभ में उल्लेख है। इन्हें चंद्रगुप्त नहीं कहा गया बल्कि केवल चंद्र नाम ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये नाम इनके मिले गए हैं। इसका एक नाम देव भी था, नरेंद्र देव भी मिलता है, नरेंद्र चंद्र भी मिलता है, नरेंद्र सिंह भी मिलता है। दत्त देवी की संतान थे ये, इनके विषय में कहा जाता है समुद्रगुप्त और दत्त देवी। ठीक है, ये चीजें इनकी थी। जैसे एक चीज और, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी, इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की शादी हुई दत्त देवी से। ठीक, दत्त देवी और समुद्रगुप्त के पुत्र हुए चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी हुई ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी के पुत्र हुए कुमारगुप्त। ये तीन अगर रानियां याद हैं तो यहां से इन रानियों का ये पूछा जाता है कि ये थे कौन, इनकी माताओं का उपाधि पूछी जाती है कि इनकी माताएं कौन कौन थी। ठीक है, तो ये चीजें पूछा जाता है। वो अगर ये तीन याद हैं तो आगे के सारे हो जाएंगे, चार ही रहते हैं। ठीक, ये चीज यहाँ आई। अब इनके अभिलेख की बात आती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कौन कौन से अभिलेख थे, उसमें क्या क्या चीजें उत्कीर्ण हैं, उन अभिलेखों की स्थिति क्या है। चलिए इनके अभिलेख की बात करते हैं। पहले मथुरा स्तंभ लेख, जैसे एक मेहरौली में है इनका स्तंभ लेख, और उस स्तंभ लेख के विषय में तो बहुत अच्छी चीज है कि उसमें जंग नहीं लगता है। यानी टेक्नोलॉजी उस समय बहुत अच्छी रही होगी। लोहे को खुले में भी अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगता था, जो भी चीज रही हो। लेकिन ये तो हम स्वाभाविकता मानते ही हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का यह पहला अभिलेख है। पहला अभिलेख है। ठीक, कहते हैं यह 61 संवत में निर्गत हुआ था। 61 संवत में निर्गत, यानी 375, 319 प्लस 61, 380 ईस्वी में, 375 में ये गद्दी पर बैठते हैं और 380 ईस्वी में मथुरा स्तंभ लेख उत्कीर्ण कराया गया। ठीक है, उदयगिरी गुहालेख, उदयगिरी गुहालेख। ठीक है, यह जो है वीरसेन साव का है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्राहिक थे और ये कवि भी थे। कहते हैं इसका जो लेख है वो 61 नहीं 82 ईस्वी है, गुप्त संवत है, और इसमें उसने स्वामी को दिग्विजय करने के लिए निकले थे, तब उसने उत्कीर्ण कराया। सांची लेख, मध्य प्रदेश, सांची लेख। ठीक है, कहते हैं इसमें चंद्रगुप्त के सेनापति आम करदव का है। आम्र करदव का है ये। ठीक है, कहते हैं यह बौद्ध था और इसमें यानी सांची लेख में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है।
सांची लेख में चंद्रगुप्त के समय ग्राम पंचायतों का लेख किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास स्थित है, लेकिन यह अनंगपाल तोमर ने इसका स्थानांतरण किया था। कहते हैं मूल रूप से यह व्यास नदी के निकट एक पहाड़ी पर स्थित था, लेकिन अनंगपाल यानी चौहान वंश से पहले ये थे दिल्ली के शासक, उन्होंने इसे हटा करके मेहरौली में स्थापित करवाया था। एक संस्कृत लेख है ये, और इसमें यह है कि चंद्रगुप्त ने वाहलिकों को पराजित किया, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। गढ़वा लेख, गढ़वा लेख, गढ़वा लेख में चंद्रगुप्त का नाम नहीं मिलता है, लेकिन परम भागवत उपाधि का उल्लेख किया गया है गढ़वा में। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कई वैवाहिक संबंध भी किए, जैसे नागवंश के साथ इन्होंने किया, कुमार देवी कुमारगुप्त की माता के साथ, कुबेर नागा से, जिनकी एक संतान प्रभावती गुप्ता भी थी। ठीक है। वाकाटक नरेश में अपनी बेटी का विवाह किया रुद्रसेन द्वितीय से, कदम्ब राजवंश से अपने बेटे का विवाह किया। तो ये 3 वैवाहिक संबंध इन्होंने किया और शक पर विजय किया रुद्र सिंह तृतीय के सहायता से। इनके अलग सिक्के मिलते हैं, 8 प्रकार के सिक्के हैं इनके। जैसे समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के जारी किए, वैसे इन्होंने त्रियंक प्रकार, राजा रानी प्रकार, पर्यंक प्रकार, छत्रधारी प्रकार, अश्वारोही प्रकार, ठीक है, धनुर्धारी प्रकार, धनुष लिए बैठे हैं, घोड़े चढ़ते हुए हैं, पर्यंक प्रकार, अलग अलग तरीके के इन्होंने सिक्के जारी किए। इनके समय नवरत्न थे इनके उज्जैनी के दरबार में, उज्जैनी दरबार में इनके नवरत्न थे। यहीं से नवरत्न वाला कॉन्सेप्ट आया, जो बाद में अकबर के समय भी देखा जाता है। अब इनके नवरत्नों में देखिए कौन कौन, कभी कभी एक बार प्रश्न पूछा गया है। कालिदास, अगर ये कहा गया कि गुप्त काल संस्कृति और कला के विकास का काल था, तो क्यों नहीं होगा जब कालिदास जैसे लोग इनके दरबार में हों। दूसरे, धन्वंतरी, इतने बड़े चिकित्सक। तीसरे, बेताल भट्ट, इतने बड़े लेखक, बेताल भट्ट। अमर सिंह, कितने बड़े बड़े लोग हैं। घटकर पर, ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, घट पर करके राजनीति की बहुत बड़ी समझ थी इनको। छपड़क, ये फलित ज्योतिष के विशेषज्ञ थे। छपड़क जो हैं ये फलित ज्योतिष हैं, यानी चीजें पहले ही बता देते थे। शंकु, ये वास्तुकार हैं, अधिकतर जो निर्माण हुए उसकी डिजाइन तैयार करते थे। वररुचि, ये अनुवादक थे, अनुवाद करने का काम करते थे, व्याकरण तथा प्राकृतिक प्रकाश के लेखक हैं। लास्ट हैं वाराहमिहिर, वाराहमिहिर कहते हैं ये खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिष के विद्वान थे। खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिष के जानकार थे। फलित ज्योतिष का प्रणेता इन्हीं को माना जाता है। वास्तु विद्या का आचार्य मानते हैं इनको। ठीक है, ये चीजें, ये सभी लोग उज्जैनी दरबार में रहते थे, इनको बाहर नहीं रखा गया, इनको उज्जैनी दरबार में रखा गया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही समय एक व्यक्ति आता है, नाम था फाह्यान। हम लोग बात थोड़ी सी फाह्यान पर, क्योंकि फाह्यान के विषय में पूछा जाता है। फाह्यान
पाया गया। कहते हैं यह स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया, लेकिन वापसी समुद्री मार्ग से थी, यानी जल मार्ग से की इसने। आता स्थल मार्ग से है, जाता समुद्री मार्ग से है। और इसने तत्कालीन शासक का नाम नहीं बताया अपने यात्रा विवरण में। ठीक है, यहां पर महायान संप्रदाय की शिक्षा के उद्देश्य से आया था बंदा। ज्यादातर वो चीजें नहीं है, लेकिन उस समय की राजनीतिक दशा का इसने वर्णन किया है। महात्मा बुद्ध की दंत पगोडा इत्यादि का दर्शन किया इसने, पहाड़ियों को पार किया और सिंध को पंजाब पहुंचा, फिर मध्य प्रदेश, और अपने यात्रा विवरण में व्यापक वर्णन किया है इसने जो भी चीजें हुई हैं। लेकिन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है कि जब ये यहाँ आया था तब दिल्ली का शासक कौन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त की बारी। कुमारगुप्त 415 से 455। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी। ठीक है, कुमारगुप्त के विषय में ये कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ध्रुव स्वामिनी से उत्पन्न बड़े पुत्र थी। ठीक है, बिलसद स्तंभ लेख में इस बात का कुमारगुप्त ने उल्लेख किया है और स्वयं को ध्रुव स्वामिनी का संतान भी बताया है। दूसरी चरण बशाड़ का राज्यपाल गोविंद चंद में बशाड़ से मुद्रा मृणलेख मिले हैं जिसमें उसने स्वयं को भी ध्रुव स्वामिनी का संतान बताया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कुमारगुप्त, गोविंद चंद और कुमारगुप्त दोनों क्या थे? भाई, और दोनों ध्रुव स्वामिनी से ही उत्पन्न संतान हैं। लेकिन चूंकि कुमारगुप्त बड़े थे उम्र में, इसलिए कुमारगुप्त को सत्ता मिली और ये शासक बने। प्रारंभ में ये कहा जाता है कि कुमारगुप्त और गोविंद चंद्र में सत्ता के लिए संघर्ष भी हुआ था, लेकिन इसके कोई लिखित साक्ष्य या वैसे साक्ष्य प्रमाणिक सोर्स नहीं मिल पाए हैं। अगर सत्ता के लिए संघर्ष होता तो ये राज्यपाल ना होते। राज्यपाल इनके बनने का मतलब सत्ता के लिए संघर्ष नहीं हुआ होगा। गोविंद चंद्र ने अपने बड़े भाई को अपना शासक स्वीकार कर लिया होगा। ठीक है, कुमारगुप्त के राज्याभिषेक का जो सर्वप्रथम तिथि है वो बिलसद अभिषेक से ही मिलते हैं। बिलसद अभिलेख से ही मिलते हैं। कुमारगुप्त के राज्याभिषेक के जो सोर्स मिलता है, तिथि मिलती है, वो बिलसद अभिलेख से मिलती है और इसमें इनके तिथि का 96 ईस्वी नहीं, गुप्त संवत है ये, 96 गुप्त संवत बताया गया है, यानी प्लस 319 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये डेट पड़ती है 415 ईस्वी। यानी बिलसद अभिलेख ही कुमारगुप्त के सत्ता पर बैठने का प्रमाण देता है। ठीक है, अब देखिए गुप्त शासकों में सबसे लंबा समयकाल 40 वर्ष तक शासक रहा। ठीक है, उपाधि इनकी थी महेंद्रादित्य। ये पूछे गए हैं, उपाधियां पूछी गई हैं मिलान में। ठीक है,
परम भागवत, चंद्रगुप्त की भी उपाधि मिली है परम भागवत, ये गढ़वा अभिलेख से मिलता है। इनकी उपाधि परम भागवत की ये गढ़वा उपाधि अभिलेख से मिलता है, गढ़वा से, ठीक है। शक्रादित्य, 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 ये शक्रादित्य की जो उपाधि है वो ह्वेनसांग ने दिया है। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य नाम से उल्लेख करता है, ठीक है। इनकी जो मुद्राएं हैं उस पर अनेक नाम अंकित होते हैं, जैसे अप्रतिघ, अप्रतिघ आता है, श्री महेंद्र आता है, अजित महेंद्र आता है, श्री कुमारगुप्त आता है, महेंद्र सिंह आता है, सुमेध महेंद्र, प्रताप आदि उपाधियां इनके मुद्राओं पर प्राप्त होती हैं, ठीक है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख, और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के इनके मिले हैं। कुल 18 अभिलेख और 14 प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त के मिल रहे हैं, जिनके विषय में प्राप्त किया गया और सोर्स है, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ें और ये देखा जाए कि जो चीजें मिली हैं, जो अभिलेख हैं, क्योंकि इनके अभिलेखों से पूछा जाता है भैया किसका अभिलेख है, तो हम लोग थोड़ी सी बात इनके अभिलेखों की, सारे नहीं तो कुछ तो जरूर हैं, ठीक है। चलिए कुमारगुप्त के अभिलेखों की बात आती है। देखिए इन अभिलेखों में पत्थरों पर और ताम्र पत्रों पर दो मिले हैं, पत्थरों पर और ताम्र पत्रों पर। कुछ पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं और कुछ ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण हैं। जैसे ताम्रपत्रों पर धनदय, धनदय ताम्रपत्र, दामोदरपुर, दामोदरपुर, और लास्ट है वैग्राम। ये तीन ऐसे हैं जो वहां से मिले हैं, जो ताम्रपत्रों पर हैं। अब हम आते हैं प्रस्तर पर, यानी पत्थरों पर। पत्थरों पर कई हैं भाई, जैसे विलसद अभिलेख, विलसद अभिलेख, यहीं पर इनके तिथि सत्ता पर बैठने की तिथि मिलती है। ये यूपी के एटा में है, यूपी के एटा में मिलती है, मुलायम सिंह वाले उसमें, ठीक है। मन कुंवर अभिलेख, मन कुंवर अभिलेख, ये इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में मिलता है। गढ़वा के शिलालेख, गढ़वा के शिलालेख, ये इलाहाबाद में ही भी है, ठीक। गढ़वा के शिलालेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ये मालवा में स्थित है, एमपी, मालवा में स्थित है, ठीक है। अब देखिए दूसरे, बहुत से अभिलेख हैं। करमदंडा, करमदंडा अभिलेख, करमदंडा अभिलेख फैजाबाद, फैजाबाद में। उदयगिरी गुहालेख, उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख,
ग्वालियर में स्थित है, यानी एमपी। तुमैन के बाद आता है सांची अभिलेख। ये भी कहां? एमपी। सांची अभिलेख भी एमपी। मथुरा अभिलेख कहां? यूपी। ये अभिलेख हैं इनके प्रमुख, 3 ताम्रपत्रों पर और सभी पत्थरों पर। इनसे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि ये अभिलेख जहां जहां मिले हैं, ये सारे क्षेत्र कहीं न कहीं कुमारगुप्त के नियंत्रण में रहे होंगे, कहीं बाहर नहीं गए होंगे। अब देखिए यहां से मिला क्या क्या जानकारी, क्या क्या मिलती है। मथुरा अभिलेख से, बिलसद अभिलेख की हम लोग बात कर चुके हैं। मथुरा लेख में जैन मुनि दलिताचार्य का जीवन वृत्त दिया गया है। यहां पर जैन संत दलिताचार्य का जीवन दिया गया है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख उसमें पड़ता है सर। मंदसौर से पहले गढ़वा का कर लेते हैं। गढ़वा में 2 शिलालेख मिले हैं जिसमें दिनार का वर्णन हुआ है, यानी गढ़वा में 2 शिलालेख जिसमें दिनार यानी स्वर्ण मुद्रा का वर्णन हुआ है कि क्या था। ठीक है। मनकुंवर अभिलेख में बुद्ध की प्रतिमा के नीचे भाग पर लिखा गया है और इसमें बुद्ध की मूर्ति का संस्थापक बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु को बताया गया है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख एक प्रशस्ति है जिसकी रचना कुमारपाल के दरबारी कवि सूर्यभक्त वत्स भट्टी ने किया था। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी का है, ये वत्स भट्टी के द्वारा रचित है। ठीक है। देखिए वत्स भट्टी का, इसमें तंतुआय श्रेणियों का बात है, इसमें रेशम बुनकर की उल्लेख है, इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया है। करमदंडा, करमदंडा अभिलेख में उदयगिरि गुफा में शंकर जी की बात की गई है, पृथ्वीसेन ने की थी और इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तुमैन, तुमैन अभिलेख में शरतकालीन सूर्य की भांत बताया गया है। किसको? कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांत बताया गया है। मथुरा अभिलेख में बुद्ध मूर्ति के अधोभाग पर यह उत्कीर्ण है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, दबिलसद हम लोग पहले ही हो गया था। सिक्कों की बात करें तो सिक्के इनके बहुत प्रकार के हैं। जो पहले थे सिंह नियत्रा प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, घुड़सवारी प्रकार, ये सारे खटकधारी, गजारोही, प्रतिघ, खड़ग निहंता, कार्तिकेय प्रकार, ये सारे इनके भी विजय हैं। कहते हैं पुष्यमित्र जाति का इनके अंतिम समय में आक्रमण होता है, निहुड़ों की बात आती है और बाद में इनकी सत्ता के बाद एक नया शासक, कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी, मात्र 12 साल, लेकिन इन 12 सालों में इसने काफी कुछ काम किया। कहते हैं गुप्त वंश को अंतिम महान शासक, यह अंतिम महान शासक है। कहाँ का? गुप्त वंश का। ठीक है। इनकी उपाधियां इसकी, स्कंदगुप्त की उपाधियां क्या थी? पहली उपाधि इसकी क्रमादित्य, शक्रादित्य कुमारगुप्त, क्रमादित्य स्कंदगुप्त। सिक्कों पर इसके यही विरुद्ध मिलता है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यानी इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भीतरी अभिलेख में इसका उल्लेख है, भीतरी अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। शक्रोपम, शक्रोपम कहोम अभिलेख,
के में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा इनको जो और बातें कही गई, परम भागवत यानी गुप्त शासक भागवत धर्म को मानने वाले थे। ठीक, क्षिति पछत्तपति आदि उपाधियां इनकी मिलती हैं। ठीक है, दूसरे कहते हैं हेमराज चौधरी जो हैं वो इसको श्रेष्ठ वीर की संज्ञा देते हैं। क्षेत्र देश रक्षक कहलाए इनको कहा गया। इनके अभिलेखों की जब बात आती है तो इनके अभिलेख जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। जैसे देखिए कहाँ कहाँ से मिला होगा। कुछ अभिलेख तो इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभिलेख पहला जूनागढ़, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का भी है, जिस पर 4 शासकों का नाम उत्कीर्ण मिलता है। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और कुछ तो आप भी ढूंढो। जहांगीर इलाहाबाद प्रशस्ति में आता है, जूनागढ़ में स्कंदगुप्त का आता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र में, गुजरात, सौराष्ट्र प्रांत, गुजरात, यहां पर इनके वही नहर पुनर्निर्माण की बात की गई है। भीतरी स्तंभ लेख यूपी, गाजीपुर, यूपी के पास गाजीपुर में। कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख, गोरखपुर, यूपी, गोरखपुर, यूपी। इंदौर ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र नाम होने से आप ये मत मान लीजिए कि ये एमपी में है। इंदौर ताम्रपत्र यूपी के बुलंदशहर में मिला है, बुलंदशहर, यूपी। ठीक है, बिहार स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख। सुपिया अभिलेख, एमपी। लास्ट जो है गढ़वा शिलालेख, इलाहाबाद, इलाहाबाद, यूपी। ठीक है, इनके ये स्तंभ लेख हैं। देखिए जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग बात करें, जूनागढ़ अभिलेख ही इनका सबसे महत्वपूर्ण पहला अभिलेख है। इसमें यह कहा गया है स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर पाणदत्त को अपना गुप्ता नियुक्त किया था। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों पर विजय दिखाया गया है। हूणों पर विजय दिखाया गया है कि स्कंदगुप्त ने कैसे हूणों पर विजय प्राप्त किया। पहली चीज, हूणों पर विजय किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा, ये चीज दिखाई गई। ठीक है, दूसरा ये दिखाया गया कि हूणों पर विजय के बाद पाणदत्त को इन्होंने अपना गुप्ता या राज्यपाल नियुक्त किया था, और यही पाणदत्त ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण भी कराया था, जो कि भारी वर्षा के कारण बांध टूट गया था। पाणदत्त, यहां याद रखिएगा, ये मिलान में पूछता है, स्कंदगुप्त के समय है। ठीक है, दूसरा आप देखिए भीतरी, ये गाजीपुर के पास है, इसमें भी हूणों के साथ युद्ध का वर्णन है। हूण युद्ध का, यानी स्कंदगुप्त के समय हूणों के लगातार आक्रमण होते रहे हैं। इसमें माताओं के नाम है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की माताओं के नाम
इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, जरूरी है। यहीं पर भूमिदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है इसी में, और यह अकाट्य प्रमाण है कि भूमिदान उसमें दिए जाते थे। ठीक। दूसरा, आगे देखिए, कहोम अभिलेख। कहोम, इसमें भी वही चीज है। इंदौर ताम्रपत्र, इंदौर ताम्रपत्र में तेलियों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का वर्णन सुरक्षित है। इंदौर ताम्रपत्र में तेलियों की श्रेणी, बुनकरों की श्रेणियां होती थी, वैसे तेलियों की भी श्रेणियां, तेल जो निकालने वाले थे उनकी भी श्रेणियां होती थी, और उनके द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का वर्णन मिलता है। ठीक है। सुपिया अभिलेख, सुपिया अभिलेख कहते हैं, इसमें गुप्तों की वंशावली मिलती है जो घटोत्कच से प्रारंभ होती है। उन्होंने शुरू में बात किया था सुपिया की, कि सुपिया और प्रभावती गुप्ता का जो गढ़वा था उसमें दोनों में गुप्तों की वंशावली कहां से प्रारंभ हो, घटोत्कच से, न कि श्रीगुप्त से प्रारंभ होती है। ठीक है। कहोम लेख में, कहोम लेख में भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई, इसका उल्लेख किया गया है। 5 जैन तीर्थंकर कौन? आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, यानी जो 5 महत्वपूर्ण थे उनकी प्रतिमा बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। गढ़वा अभिलेख में यह स्कंदगुप्त के शासन काल का अंतिम अभिलेख है। यह अंतिम अभिलेख है स्कंदगुप्त के शासन काल का। गढ़वा अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। ठीक है। जब हम इनके सिक्कों की बात करते हैं तो इनके भी सिक्के स्वर्ण एवं रजत के मिलते हैं। स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरी चीज, स्कंदगुप्त के समय ही स्वर्ण मुद्राएं का वजन घट करके 144 ग्रेन रह गया था। लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार की मुद्रा इन्होंने ही चलाई थी। वेदिका इनके पास 2 थे। हुड़ विजेता की उपाधि इनको दी जाती है क्योंकि हुड़ों के कई आक्रमणों को इन्होंने निष्फल किया था। परवर्ती गुप्त शासकों की हम लोग बात करें, परवर्ती गुप्त शासक, परवर्ती गुप्त शासक। ठीक है। अब इन परवर्ती गुप्त शासकों में पुरुगुप्त, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, बालादित्य, ठीक है, बाला बाला वाला नहीं है ये, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, धीरे धीरे सत्ता मुगलों की तरह, फिर कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त थर्ड, और विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। ठीक है। ये अंतिम शासक हैं। भानुगुप्त, भानुगुप्त ये 510 ईस्वी, इनका एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण है। एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण है। कहते हैं भानुगुप्त के खिलाफ हुड़ों ने आक्रमण किया और इस हुड़ आक्रमण में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज हुड़ों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इनके वीरगति के प्राप्त होने का तात्पर्य था परिस्थितियां खराब होना। इनकी पति ने इनके 100 के साथ स्वयं को भी सती कर लिया था। इसका उल्लेख सर्वप्रथम एरण अभिलेख में किया गया। इसीलिए एरण अभिलेख को बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। और क्यों? क्योंकि एरण अभिलेख ही पहला अभिलेखीय साक्ष्य है भारत में सती प्रथा के प्रारंभ होने का। दूसरा, पुरुगुप्त,
ये कुमारगुप्त प्रथम एवं अनंत देवी यानी कुमारगुप्त की पत्नी थी। अनंत देवी प्लस कुमारगुप्त, ठीक है, इनकी संतान हैं। और स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे, यानी स्कंदगुप्त का कोई राह नहीं होगा, ठीक है। कहते हैं स्कंदगुप्त के बाद यह शासक बना और सर्वाधिक आयु का, गुप्तों में भी सर्वाधिक आयु का शासक है, यानी ये अपनी अवस्था के अंतिम दौर में, जब कब्र में इनकी पैर लटकी हुई थी तब ये शासक बने, उससे पहले शासक इनके नसीब में नहीं था, ठीक है। इन्होंने कुमारगुप्त द्वितीय की नाम मुद्रा से सिक्के चलवाए थे, ठीक है। अब देखिए बुद्धगुप्त जो है ये पूर्वगुप्त और पूर्वगुप्त की पत्नी महादेवी के संतान थे। वेनसांग बताता है कि इसने नालंदा महाविहार को दान दिया था, वेनसांग के अनुसार इन्होंने दान दिया था, ठीक है। 3 ताम्रपत्र इनके मिले हैं, पहाड़पुर ताम्रलेख बांग्लादेश से बुद्धगुप्त का है, ठीक है। नरसिंह बालादित्य मगध का शासक भानुगुप्त, और इन्हीं के समय साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है, साम्राज्य विभाजित होता है और धीरे धीरे जो गुप्त वंश संपूर्ण भारत की सत्ता को केंद्रीकृत किए हुए था, वह गुप्त वंश स्कंदगुप्त के पश्चात वो केंद्रीकरण उसका समाप्त होने लगा और परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उनके ये जो शासक थे ये या तो अयोग्य रहे होंगे, 2 चीजें, या तो अयोग्य हैं या इनके पास रणनीति का अभाव रहा हो, या दूसरे भी कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इन शासकों के समय गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। तो ये थे गुप्त शासकों का राजनीतिक इतिहास। अब बात हम लोग थोड़ी बहुत जो करेंगे वो करेंगे गुप्त शासकों के प्रशासन पर, उनके समय समाज पर, या उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों पर। उनके समय में अधिकारी कौन कौन थे, उनके समय में टैक्स क्या क्या था, इनका समाज कैसा था। जैसे एक चीज हम लोगों ने देखा कि सती प्रथा का उन्नयन यहीं से शुरू होता है, उत्तर गुप्त काल से। तो अगर सती प्रथा आ रही तो दूसरी भी जो इस समाज में कुरीतियां थी वो कुरीतियां भी गुप्त काल में ही प्रारंभ होनी, अगर सती प्रथा प्रारंभ हो रही तो दूसरी भी कुरीतियां प्रारंभ होनी शुरू हो जाएंगी। यानी स्त्रियों की स्थिति तो गुप्त काल में कमजोर हो रही है, पहला। दूसरा, अगर स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो रही है तो पक्का है समाज में रूढ़िवादिता अपनी चरमावस्था को धीरे धीरे प्राप्त करने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो वो चीजें हुई। हम लोगों की जो अगली क्लास होगी वो गुप्त वंश के प्रशासन, और अगर समय और रहा तो गुप्त वंश के प्रशासन के साथ साथ थोड़ी चीजें हम लोग और जोड़ लेंगे। क्या? जैसे उत्तर गुप्त काल की बात, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी हम लोगों की किस पे? राजपूत, उनके उत्थान, उनकी उत्पत्ति और तुर्क और अरबों के द्वारा उनके पराजय के कारणों पर। क्यों पराजित हो गए, ऐसी क्या चीज थी, क्या उनमें क्षमता नहीं थी, युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, वो संगठित नहीं थे, क्या क्या चीजें थी, उसके पीछे बहुत से रीजन है पराजय के कारण पर। और इस्लामिक सत्ता की स्थापना होती है, संगठन भी बनाया, यारी दोस्ती भी निभाई, सब कुछ निभाई, उसके बाद भी पराजित हुए। क्या उसमें आत्मविश्वास की कमी थी या रणनीति की कमी थी? जो भी रहा हो, पराजित हुए, बस हम लोग इतना जानते हैं और उसी को परिप्रेक्ष्य में रख करके हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।